बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 जो एक नया चैप्टर है इसको स्टार्ट लेते हैं। इसका नाम है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आपको पता है कि इसके दो मेजर एरियाज़ होते हैं। एक का नाम है एस्टिमेशन, जो इससे पहले चैप्टर में आप देख चुके हैं, और ये इसका दूसरा एरिया है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये था एस्टिमेशन में आपने क्या किया था कि आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन के अंदर यही था, एक ही काम था कि हमें एक रैंडम सैंपल दिया जाता था और सैंपल की जो चीज़ें दी जाती थी तो हमें कहते थे कि सैंपल जिस पॉपुलेशन में से आ रहा है आप उस पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कीजिए, यानी उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मालूम करते थे तो उसका एस्टिमेट आता था। आज इस चैप्टर में आपका ये होगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर सैंपल उसी तरह से दिया जाएगा, लेकिन आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर की एस्टिमेशन नहीं करनी है, बल्कि पॉपुलेशन के पैरामीटर की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। ये पैरामीटर की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन के अंदर आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर की एक कीमत बताई जाएगी और यह कहा जाएगा कि आप जो सैंपल आपको दिया गया है जो उस पॉपुलेशन में से आ रहा है, आप उस सैंपल की मदद से चेक करें, टेस्ट करें कि जो पैरामीटर की ये कीमत दी जा रही है क्या वाकई ये कीमत है या ये कीमत हम गलत कह रहे हैं। यानी पैरामीटर, मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, या पहली लाइन में एक सैंपल की बात लिखी गई है, नीचे हमें एक चीज़ दी गई है, देखिए ये है म्यू इज इक्वल टू 67। कह रहे हैं कि टेस्ट, ये टेस्ट का लफ्ज़ है और टेस्ट करें कि इसको टेस्ट करिए। इसको टेस्ट करने का मतलब यह है कि म्यू, पहली बात तो यह है कि म्यू है पॉपुलेशन का मीन जो कि एक पैरामीटर है। तो हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर की एक कीमत दी गई है और इस कीमत के बारे में कह रहे हैं कि आप टेस्ट करिए। तो इसको टेस्ट करने का मतलब यह है कि सैंपल की मदद से चेक करें कि जो म्यू हम कह रहे हैं कि 67 के बराबर है, ये क्या वाकई बराबर है या बराबर नहीं है, ये टेस्ट करिए इसको। जिस तरह से आम दुनिया में आप देखते हैं कि जब किसी अदालत में एक आदमी जाता है, उस पर कोई इल्ज़ाम हो, तो दो तरह के वकील होते हैं। एक वकील जो उसके हक़ में होता है वो कहता है कि ये बंदा बेगुनाह है जी, और जो मुखालिफ वकील होता है वो कहता है कि ये मुजरिम है। तो यानी दोनों वकील आपस में मुखालिफ होते हैं, उन एक का बयानिया जो होता है वो दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ पर यह है कि अगर म्यू, आप अब ये जो टेस्ट करना है ना हमने, ये तो हम करेंगे, एक प्रोसेस है हमारे पास। तो सपोज कीजिए कि हमने एक सारा प्रोसीजर किया और एंड पर जाकर पता ये चला कि ये जो बात है ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर इसका मुतबादिल एक और स्टेटमेंट होगी जो फिर हम कबूल कर लेंगे। अगर ये बराबर इसके नहीं है तो फिर उसकी मुखालिफ बात को हम कबूल कर लेंगे। जिस तरह से वो आपको जो मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि अगर एक वकील कहता है कि ये फलां बंदा मुजरिम है, अगर वो बात उसकी गलत साबित हो जाए अदालत में तो ऑटोमेटिकली दूसरे वकील की बात को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसके मुखालिफ एक बात देखनी पड़ेगी, वो मुखालिफ बात इसे क्या है, फिर इसको कबूल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये जो बात है ना, ये म्यू इक्वल टू 67, क्योंकि ये पैरामीटर है और पैरामीटर की कीमत बताई गई है और इस कीमत को हमने टेस्ट करना है। तो ये जो बात लिखी हुई है इसको कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, क्योंकि इसको हमने टेस्ट करना है। ये भी हमारे लिए हतमी नहीं है ये बात ठीक है या गलत है ये पता नहीं है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ ले जी, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक बयानिया है अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। जिस तरह भी एक एग्जाम्पल में पॉपुलेशन के म्यू के बारे में वो स्टेटमेंट थी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, न्यूमेरिकल का लफ्ज़ भी लिख दीजिए बीच में, क्योंकि वो जो 67 के बराबर आपने वो टेस्ट करना है ना, वो तो 67 एक न्यूमेरिकल चीज़ है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज़ टू बी टेस्टेड, जिसको टेस्ट करना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। अ सैम्पल ऑफ 100, सैम्पल ऑफ 100 का मतलब होता है स्मॉल n, ये पहले भी बताया है मैंने आपको। अ सैम्पल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ सिग्मा इक्वल टू 2 इंचेस हैज़ x बार इक्वल टू 66.5 इंचेस। सैंपल 100 का लिया गया एक पॉपुलेशन में से और उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 2 ये आपको बता दिया गया है, और सैंपल का मीन x बार भी आपको बता दिया गया है। ये मीन ठीक है जी, क्योंकि सैंपल छोटी चीज़ है, उसको बाकायदा लेकर उसका सही मीन मालूम किया गया है। ये मीन ये जो है ना x बार, इसमें शक नहीं है, ये ठीक है, ये मीन बिल्कुल ठीक है। आगे जो हमें शक है वो इस बात में म्यू के बारे में।
तो यहाँ पर कहेंगे टेस्ट दी नल हाइपोथेसिस एच नॉट दैट म्यू इज इक्वल टू 67, यानी सैंपल जिस पॉपुलेशन में से आ रहा है ना, उस पॉपुलेशन का मीन म्यू वो इक्वल टू 67 है या नहीं, ये टेस्ट करिए इस सैंपल की मदद से। फिर मैंने भी कहा है कि आपको जब अगर ये बात गलत होगी तो उसको मुकाबले में कबूल करना पड़ेगा। वो मुकाबले में क्या है जी, अगेंस्ट दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट H1 दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू। तो एक वकील बोलेगा म्यू बराबर है इसके, दूसरा बोलेगा म्यू बराबर नहीं है। यूज 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्या है, अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा, ये बातें लिखते हैं जी। ये एन सिग्मा एक्स बार सारी लिखनी। टेस्ट जिसको करना था, टेस्ट ये करना था कि पॉपुलेशन का पैरामीटर म्यू वो इसके बराबर है, हमें टेस्ट करने को कहा गया था, और इसका मुखालिफ ये लिया गया था। तो दोनों बातें मैंने लिख दी। दूसरी बात ये थी जो आपकी क्वेश्चन के अंदर एंड पे लिखी हुई है, ये जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहें या सिग्निफिकेंस लेवल कहें, एक ही बात है। ये हमें बताया गया है जी, इसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 1%। ये 1% बुक में बताया गया हमें। तो परसेंटेज खत्म कीजिए। परसेंटेज खत्म करने का तरीका आपको पता है कि हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब 100 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 0.01। सोल्यूशन में आते हैं जी। जो बात हमने टेस्ट करनी है अब उस तरफ आते हैं। ये एक लाइन लिखेंगे आप, द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर एच नॉट, एच फॉर हाइपोथेसिस और ये एच भी हाइपोथेसिस है, दो हाइपोथेसिस है हमारे पास। एच नॉट इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस, इसमें आप लेंगे इक्वल वाला, ये हमेशा इक्वालिटी यहाँ पर आती है, वर्सेस जो उसका मुखालिफ है ये नॉट इक्वल वाला यहाँ पर आएगा। जब इक्वालिटी पर लाइन लगी हो ना तो इसके नीचे आपने, इसके बिल्कुल नीचे या इसके सामने यहाँ भी जगह होती है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। ये 3 दफ़ा आप टी लिखेंगे, इसका मतलब है टू टेल्ड टेस्ट। स्टेप नंबर 2, ये जो आपको अल्फा लिखा था ना, ये हमेशा इस चैप्टर में भी अगले चैप्टर में भी इस दूसरे स्टेप का नाम ऐसा ही होगा। ये स्टेप नंबर 1 ये है जी, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। ये नंबर 2 जो स्टेप है ये हमेशा ऐसा ही होगा। ये आपको क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल बताया जाएगा, उसको आपने अल्फा कहकर यहाँ लिख देना है। अच्छा, इसमें एक बात है कि ये तकरीबन सारे क्वेश्चन में बताया जाता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ना बताया जाए, इसका नाम ना लिया जाए, तो फिर यह है कि फिर आपने अल्फा की वैल्यू 0.05 लेनी है, खुद से आपने ले लेनी है, और वो लेंगे 0.05 यानी 5%। ये एक वो उसमें चीज़ है कि जब अल्फा ना बताया जाए तो फिर हमने उसको इस तरह से लेना है। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसका नाम है जी टेस्ट स्टेटिस्टिक। ये फार्मूला है, इसको देख लीजिए, ये आपने याद करना है जी। इस फार्मूला में आने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ से लिखी हुई हैं, ये सारी इसे पुट करनी है, लेकिन पुट कहाँ करनी है, स्टेप नंबर 4 में जाकर। इसका नाम है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मीन कंप्यूट करना। तो आपने ये जो जेड का फार्मूला लिखा है इसको कंप्यूट करेंगे, लेकिन करेंगे चौथे स्टेप में जाकर। ये सारी एक्स बार सिग्मा एन ये दी हुई है, ये पहली लाइन में दी हुई, तीनों कीमतें यहाँ पुट करेंगे। रह गया म्यू नॉट। म्यू नॉट याद रखिए, ये हमेशा एच नॉट में से आएगा। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 67, जो आप म्यू को जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसका ताल्लुक देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है म्यू नॉट। तो आपने 67 यहाँ पर पुट करना है इसी जगह पर। ये किया गया है जी, ये देखिए, माइनस के बाद यहाँ माइनस म्यू नॉट था तो यहाँ माइनस वो आगे उसकी वैल्यू। ये सॉल्व कीजिए, ऊपर माइनस कीजिए, फिर इसे डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा ये वाला। ये बस मुकम्मल चौथा स्टेप। 5वां स्टेप का नाम है क्रिटिकल रीजन। इस रीजन इसको आपने याद करना है। ये ऊपर की लाइन भी और नीचे लाइन याद करनी है हमने। ये लाइन ये है, वही रिजेक्ट एच नॉट इफ। हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। कौन सा एच नॉट? ये जो स्टेप नंबर 1 में ये बात था, जो कह रहा था कि म्यू बराबर है इसके, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर इफ अगर क्या हुआ, अगर ये हो गया या ये हो गया, अगर ये बात हुई तब भी रिजेक्ट करेंगे, अगर ये होगी तब भी रिजेक्ट कर देंगे। अब ये होने का मतलब क्या है वो हम इतना उसमें बारीकी में नहीं जाए तो अच्छा है। देखिए z कैलकुलेटेड और यहां भी z कैलकुलेटेड, ये तो आ चुकी है ऊपर, इस पे तो बात ना करें। रह गई z अल्फा। ये है माइनस z अल्फा हाफ, ये है प्लस z अल्फा हाफ। ये z अल्फा हाफ की वैल्यू आपको, ये वही तरीका है इसको हासिल करने का जो इससे पहले चैप्टर में था। अल्फा की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये है 0.01। ये अपनी जगह ये जो z अल्फा हाफ आ रहा था ना, यहाँ पुट किया इसको मैंने, तो यहाँ चले ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस यहाँ खुद से लिख देते हैं।
प्लस माइनस, क्योंकि ये एक जेड अल्फा के साथ माइनस लगी हुई है, एक जेड के साथ प्लस लगी हुई है, तो हम दोनों, क्योंकि हमें टेबल से वैल्यू जेड अल्फा टू अल्फा हाफ की एक ही मिलनी है, तो हमारे काम में क्योंकि एक के साथ माइनस का एक प्लस का साइन है तो हम माइनस प्लस यहाँ लगा देते हैं। ये आपको जेड अल्फा हाफ की वैल्यू टेबल में से मिलनी है। ये टेबल आपको पहले भी एक बार दिखाया था, आज दोबारा दिखा देते हैं। ये एक और बुक है, वहाँ का टेबल है ये। अल्फा की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में चल रही है 0.01, तो क्योंकि आपके 0.01 के नीचे 2 भी आ रहा है, ये नीचे 2 आ रहा है, तो लिहाजा आप 0.01 को 2 टेल में देखेंगे। ये आपको मिल रही है प्लस माइनस 2.58, तो ये आ गई 2.58। अब ये करना है आपने कि ये फिगर बनानी है। फिगर आपको याद करना है भाई, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस समझ लें इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर एक बेल शेप कर्व बनाएंगे, यानी सिमेट्रिकल। पीक से ये जितनी टेल होगी उतनी कोशिश करें, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से मसला नहीं होता है, उतना उसमें इशू नहीं है। अच्छा, इस टेल की सेंटर लाइन में आप लिखेंगे z इक्वल टू 0, दरम्यान में z 0 है, और आपने मैथमेटिक्स में रियल लाइन देखी होगी, उसमें दरम्यान में 0 होता है, 0 से दाएं तरफ प्लस के नंबर होते हैं, यानी 0 के बाद यहाँ +1 +2 +3 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड पर लिखे होते हैं -1 -2 -3 ऐसे लिखे होते हैं। तो ये उसी तरह का हमारा ये है सीन इसका। अब आपने ये करना है कि सेंटर में तो आएगा 0, ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि सेंटर में आप 0 पहले लिख देंगे। अब ये जो टेल है और ये टेल है, ये जो लेफ्ट टेल है ना, इस पर आप एक लाइन लगाएंगे अंदाजन, इसको कोई स्केल नहीं है, कोई फुटे से नापने की जरूरत नहीं है, एक बस लाइन लगाएंगे, यहाँ पर भी एक यहाँ पर लगाएंगे। अब आपने यहाँ लिखी है प्लस माइनस 2.58। ये प्लस माइनस क्यों लिखी है? क्योंकि आपके ये जो दो रिलेशन है इनमें एक बार माइनस जेड अल्फा थी और एक बार प्लस जेड अल्फा थी। तो जो माइनस की वैल्यू है ना, -2 वो आप लेफ्ट साइड पे प्लॉट करेंगे, और +2 वो राइट साइड पे प्लॉट करेंगे। तो जो प्लस वाली है उसके साथ आप प्लस जेड अल्फा आप लिख दीजिए, माइनस वाले के साथ माइनस जेड अल्फा हाफ लिख दीजिए। अब ये देखिए कि आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, जो आपने पहले वो कंप्यूट किया सारी, वो वैल्यू देखिए क्या वो वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आती है या नहीं आती है। अगर तो इनके ऊपर आ जाए या इनके दरमियान में आ जाए, तो फिर आपने ये करना है कि आपने H0 को एक्सेप्ट कर लेना है, यानी जो म्यू इक्वल टू ये बात हो रही है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे हम मान लेंगे। अब देखिए आपका 2.5 है, तो गौर कीजिए कि क्या 2.5 -2.58 और +2.58 के बीच में होता है या नहीं होता है? ये इसके बीच में है जी, क्योंकि अगर ये 0 है, मैं बोल रहा हूँ कि 0 से इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर हैं। 0 के बाद यहाँ पर आएगा -1, यहाँ आएगा -2, फिर -2.5, तो उससे आगे आकर आएगा -2.58, यानी 2.5 आपका इस जगह पर इसके तरफ फॉल करता है। 0 और -2.58 के बीच में होगा ये -2.5, यानी ये, तो इस रीजन को कहते हैं, ये लाइनों के बीच का जो रीजन है ना, इसे कहते हैं AR एक्सेप्टेंस रीजन, यानी ये वो रीजन होता है जहां पर हमारी H0 एक्सेप्ट हो जाती है। तो अभी आपको जो Z कैलकुलेटेड है वो फॉल कर रहा है, तो मैंने ये पॉइंट खुद से लगाया है, और इस पॉइंट के साथ एरो लगाकर ना, तो Z कैलकुलेटेड भी लिख दिया है, -2.58 उसकी पोजीशन भी बता दी है। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो आपको पोजीशन लगती है आप वहाँ एक पॉइंट लगाकर उसको एरो लगाकर यहाँ बता दें। अगर हमारा मिसाल के तौर पर यहाँ होता -3.5 होता, तो -3.5 आपका इस जगह पर आना था, अगर वो आपका -2.58 से इधर इस साइड पर आना था, लेफ्ट साइड पे। क्यों कि 0 से लेकर -2.58 ही हो गई, तो -3.5 तो फिर इधर आना है, वो चला जाता इस लाइन के ऊपर जो कीमतें लिखी हैं उनको कहते हैं फिर रिजेक्शन रीजन। 2 दफा R लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट से एक्सट्रीम एरिया, एक्सट्रीम मीन इस पॉइंट का एक्सट्रीम ये है और इस पॉइंट का एक्सट्रीम राइट साइड है, एक्सट्रीम एरिया कहलाते हैं रिजेक्शन रीजन। और जो इन दोनों पॉइंटों के बीच में कीमतें हैं, जो इस लाइन के ऊपर कीमतें लिखी हुई हैं, वो कीमतें कहलाती हैं एक्सेप्टेंस रीजन। और जो इस लाइन के ऊपर कीमतें लिखी हुई हैं, जो +2.58 से आगे कीमतें लिखी हुई हैं, वो कीमतें कहलाती हैं रिजेक्शन रीजन। ये एरिया रीजन नहीं होता है। हम लाइनें तो यहाँ से खींचते हैं ना, ये लाइनें खींचने का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर एरिया आ रहा है, जो जिन पॉइंटों के ऊपर एरिया आ रहा है, तो उसमें चले बहस में नहीं जाते हम। अभी आपकी Z कैलकुलेटेड जो है वो 2 कीमतों के बीच में आ रही है, यानी कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। आप डिसीजन दीजिए कि वही एक्सेप्ट H0 एज Z कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। अगर ये बाहर जाता तो फिर हम कहते रिजेक्ट H0 एज Z कैलकुलेटेड फॉल्स इन, फिर आप यहां लिखते रिजेक्शन रीजन।
फिर एक्सेप्टेंस ना लिखते बल्कि रिजेक्शन रीजन लिखते। एक क्वेश्चन आप खुद करना है यहाँ पर जी, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, ये आप कर लीजिए 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 करने, बल्कि आप 3 कर लीजिए। अ सैम्पल ऑफ 900 प्लांट्स, ये स्मॉल n, इज फाउंड टू हैव अ मीन, ये क्योंकि ये मीन सैंपल का है तो x बार है आपके पास। कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 32? क्या ये हम कह सकते हैं कि सैंपल उस पॉपुलेशन में से आ रहा है जिस पॉपुलेशन का मीन 32 है? तो यानी सिंपल बात यह है कि इस सैंपल की मदद से आपने टेस्ट करना है कि पॉपुलेशन का मीन 32 है या नहीं, ये बात है। तो म्यू इक्वल टू 32 आपने टेस्ट करना है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 23। तो पॉपुलेशन का आपको ये सिग्मा दिया जा रहा है 23। यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो भाई आपका यहाँ एक्स बार हो जाएगा 32, नहीं ये आपका म्यू आपका हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 32। ये स्टेप सेम होगा, ये स्टेप सेम होगा, यहाँ पर आकर वैल्यूज पुट कीजिएगा, आगे काम सारा सेम है जी। अच्छा थोड़ी सी बात इसमें करिए, ये स्टेप नंबर 2 में जो आ रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये ऐसे था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने क्या डिसीजन दिया है कि एक्सेप्ट एच नॉट, म्यू इक्वल टू, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी एच नॉट को हमने एक्सेप्ट किया है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एच नॉट ठीक होता है, ये इक्वल टू वाली बात होती ठीक है, लेकिन हमारा प्रोसीजर, हमारा सैंपल ऐसा होता है कि जो सैंपल हमारा इसको ठीक होने के बावजूद गलत कर देता है। तो वो तो एक गलती है, ये गलत बात है। एक चीज़ ठीक हो और हमारा सैंपल उसको गलत कर दे, ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ऐसा होने की जो प्रॉबिलिटी है वो ये होती है, ये बहुत थोड़ी सी प्रॉबिलिटी है, ये ऐसा गलती करने की प्रॉबिलिटी है बहुत कम, लेकिन ये एक है। तो अल्फा एक प्रॉबिलिटी है कि वो क्या है कि एच नॉट हमारा ठीक हो और ठीक होने के बावजूद हम उसे गलत कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।